हेलो गाइस, बोर्ड आभा में आप लोग का स्वागत है। तो जितने भी आप लोग बच्चे हैं, मैं हिस्ट्री का पार्ट वाइज ले रहा हूँ, फिर बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग अभी से ज्वाइन कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और सभी वीडियोज़ देखते चलें। आलस ही आप लोग को एग्ज़ाम से दूर कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आलस ना कीजिए, सभी का सभी पार्ट आप लोग देखा कीजिए, है ना। क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन पिछले बार आए हुए हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो अभी से तैयारी करते चलोगे। आप ये सोचो कि डेली अगर आप 8 क्वेश्चन भी करते हो, 10 क्वेश्चन भी करते हो, तो 10 क्वेश्चन भी करते हो तो 2 महीने में आप कम से कम 600 प्रश्न कर लोगे, जो कि बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो आप ये अगर करके चलते हैं तो आप लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली मैं जितना करवा रहा हूँ लगभग इतना तो करते चलें। सभी सब्जेक्टों में धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ सपोर्ट में आए, ठीक है। सभी लोग क्लास रेगुलर करें। अब मैं बात करूं टेलीग्राम में, तो पिछले साल हमारे से 4-5 हज़ार बच्चे जुड़े हुए थे टेलीग्राम में। आप लोग भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम में 2 हमारे चैनल हैं, जो कि वीडियो के बीच में बता दूंगा। बोर्ड आभा, जैकबोर्ड, अभी जाकर सर्च भी कर सकते हो तुम लोग टेलीग्राम ऐप में, ठीक है। तो देखिए किस में जुड़ना है। तो सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको बोर्ड आभा और नौ आभा 2 यूट्यूब चैनल है हमारे, तो दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, 2 चैनल हैं, बोर्ड आभा और नौ आभा। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आभा में देख रहे हैं, नौ आभा को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, पिछले साल देखिए 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे 75% से अधिक मार्क्स लाए हैं, ठीक है, ज्वाइन करके। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए हमारा मेन ग्रुप का लिंक है और 12th का लिंक है, 12th क्लास का लिंक है। तो आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा ये लिंक, आप देख लेना। और ये देखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जो बताना चाह रहा हूँ, देख लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का ऐसे टेलीग्राम ऐप आपको इंस्टॉल करना है, टेलीग्राम ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो। और देखिए मेन ग्रुप जो आपको है वो है बोर्ड आभा जैकबोर्ड। ये 10-12 दोनों के लिए है, और एक है सिर्फ 12th के लिए। ये देखिए जैकबोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। ये 10th वाला में आप लोग को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। तो 3 ग्रुप हैं, जिसमें से 2 आप लोग को ज्वाइन करना है। एक मेन ग्रुप में सबको ज्वाइन करना है यहाँ पे, और ये एक वाला 12th वाला। तो ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी करें, और अपने दोस्तों को भी जोड़ते चले, साथ में स्टडी करें, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास पूरा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये 13 सितंबर को, आप दिसंबर कर लेना, ठीक है, 13 दिसंबर को, ठीक है। तो ये देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये आप याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं ये याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए की पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यह देखिए क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। देखिए की पॉइंट्स हैं ये सारे। और ये देखिए यह संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। तो जो भी संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसको ये संक्षेप मतलब छोटे में प्रस्तुत करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। तो याद रखिएगा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था ये विशेषता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया है ना। और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो याद रखिए ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, तो ये आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर इस पर कुछ लिखने भी आ जाए उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर, तो आप लोग 4 लाइन लिख सको और 4-5 नंबर 2-3-4 नंबर ले भी सको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पे स्थापना का तिथि भी आपको पूछ रहा है और कहाँ पे हुआ था वो भी पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि स्वराज पार्टी जो है, तो स्वराज पार्टी देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्थापना, ठीक है। याद रखिएगा दोनों का नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेट याद रखिए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अब ये याद रखिए कि ये क्यों बना था, तो ये महात्मा गांधी जी की जो नीतियाँ थी उससे अगेंस्ट जाकर बना था, क्योंकि उनके नीतियों के विरोध में थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये कांग्रेस के जो भी नीतियां थी उसके अगेंस्ट में जाकर बना था स्वराज पार्टी, तो याद रखिएगा। और इसका जो पूछ सकता है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए आप लोग। और इसके जो सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। और ये पार्टी की आप देख लीजिए इलाहाबाद में इसका स्थापना हुआ था। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आए क्वेश्चन तो आप लोग उसको बना सको। देखिए फिर पूछ रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आप लोग याद रखिए कि पूना पैक्ट को ही पूना समझौता भी कहते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था ये याद रखिए कि पूना समझौता ही इसको बोलते हैं। तो पूना पैक्ट जो हुआ था अथवा पूना समझौता देख लीजिए, यही लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। और कहाँ हुआ था, देखिए मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये जगह भी याद रखिएगा और ये तिथि भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। तो
इसका मुख्य कारण मैं बता देता हूँ कि ये पूना पैक्ट आपको भीमराव अम्बेडकर जी है ना चाहते थे कि जो हमारा जो नेतृत्व बने, विधायिका है जो फिर संविधान है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे भी मतलब कि नियम बने ताकि जो हमारे दलित और निम्न वर्गीय लोग हैं उनका भी समाज में अच्छा प्रतिनिधित्व हो सके। आज उन्हीं के कारण देखिए दलित का इतना उत्थान हुआ और सभी आपको जितनी भी नौकरियां हैं उनमें उनका आरक्षण भी निर्धारित किया गया, साथ में कुछ जगहों से सीट भी निर्धारित किए गए हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने उस जितने भी निम्न वर्गीय थे उनके प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया था। किनके द्वारा हुआ था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ठीक है। और उसी से अछूतों का उत्थान भी हुआ। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय था, ठीक है, पूना पैक्ट। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी का निर्णय, मतलब कि शुरू में तो कुछ और भी बहुत सारे शर्तें थे इसके साथ, लेकिन बहुत सारे शर्त के साथ महात्मा गांधी जी मतलब सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में कुछ और सहमत, मतलब कि कुछ और नीतियों के साथ कुछ नीतियों को हटाना भी पड़ा और कुछ जो अभी मतलब कि जो अभी लेटेस्ट जो आप लोग का नियम है उस नियम पद्धति के साथ ये भी मतलब कि शर्तों को मान गए और फिर जाके आपका पूना पैक्ट हो पाया था। इसके कारण ही आज आप लोग देखिए निम्न वर्गीय जितने भी हैं और अछूत है सभी को लगभग हमारे संविधान में सभी को मतलब कि प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटर्न मतलब रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए प्रतीक चिन्ह आप लोग को यहाँ पे पूछ ले रहा है 1857 की क्रांति का, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, कि रोटी और खिलता हुआ कमल, इसका जो प्रतीक चिन्ह था रोटी और खिलता हुआ कमल। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कारण से इसको रखा भी गया था, इसके बारे में डिटेल में मतलब कि जानकारी रख लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ आप याद रखिए कि देश के क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने सुनियोजित ढंग से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से क्रांति की तिथि, याद रखिएगा क्रांति की तिथि 10 मई रखा गया था, 10 मई याद रखिएगा, ठीक है। 10 मई को रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक मानकर पूरे अखंड भारत में गुप्त ढंग से सूचना भेज रखी थी। और रोटी का अर्थ क्या होता था देख लीजिए, रोटी का अर्थ यहाँ से इंपॉर्टेंट बात रहा कि हम सभी भारतीय अपनी रोटी मिलकर बांटकर खाएंगे, मतलब अपना रोटी मिलकर बांटकर खाएंगे। और खिलते हुए कमल का अर्थ क्या था कि हम सभी मिलकर देश को कमल के समान खिलते देखना चाहेंगे। यह क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा मेरठ से हुआ था। और रोटी का अर्थ क्या था कि हम सभी भारतीय अपनी रोटी मिलकर बांटकर खाएंगे। देख लीजिए कितना अच्छा सोच था उस टाइम। और आगे देखिए कमल का अर्थ क्या था कि हम सभी भारतीय मिलकर देश के कमल के समान ही खिलते हुए अपने देश को देखना चाहेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका इससे रिलेटेड है कि जैसे उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार ये जताना चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ भारत की जनता भी है, ठीक है। तो इसी के विरोध में, उसी के अगेंस्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन था देख लीजिए। तो 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे को चुना गया, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही फिर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे फिर ब्रह्मदत्त बने, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिन्हें चुना गया। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे डिटेल्स को लेकर चलते चलें। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। तो ये याद रखिए कि जजिया कर क्या था, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। तो जजिया कर देखिए जितने भी मुस्लिम शासक थे तो वो जितने भी मतलब कि जो रहते थे उस इलाके में, उसके राज्य में, तो जितने भी गैर मुस्लिम लोग जो रहते थे उनसे वो ये कर लिया जाता था जजिया कर, ताकि वो अपना धर्म पालन अगर करना चाहते हैं तो वो उस क्षेत्र में अगर रहना चाहते थे कि इस क्षेत्र में अगर कोई राजा है, मुस्लिम शासक है, तो वो मुस्लिम शासक बोलेगा कि इस एरिया के अंदर जो भी गैर मुस्लिम लोग रहते हैं अगर वो अपना धर्म पालन मतलब करना चाहते हैं सुचारू रूप से, मतलब कि जो भी उनका है, तो उनके लिए उसे जजिया कर देना पड़ेगा, तभी वो अपना धर्म पालन कर सकते हैं और उसके इलाके में रह भी सकते हैं। नहीं तो फिर उनके साम्राज्य को छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ेगा। ये था आपका जजिया कर। तो जजिया कर आप लोग का गैर धार्मिक लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। अब इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो देखिए जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था अकबर था। तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में ये भी लेते थे लेकिन बाद में जाकर इन्होंने समाप्त किया था। अकबर ने 1864 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया।
तो ये भी याद रखिएगा कि कब समाप्त किया। देखिए यहाँ पे पूछा है कब समाप्त किया और किसने किया, तो ये तो याद रखना ही रखना है आपको कि अकबर ने किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए जिस तरह से याद करते जाओगे, अब जज्जे कर क्या है तो जानोगे तभी तो फिर इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो आप लोग को इसलिए मैं हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जज्जे कर गैर मुस्लिम लोग देते थे और उस इलाके में रहने के लिए देते थे ताकि वो उस इलाके से बाहर ना कर दिए जाएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ ले रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो उनको ये बताने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, उनको तुरंत आंसर पता होगा। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके साथ ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जो याद रखना है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान, आप लोग लिख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान सभा का, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछे जा सकती है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। फिर और देखिए कि संविधान ग्रहण कब किया गया, तो संविधान याद रखिएगा कि कब ग्रहण किया गया है, तो 26 नवंबर को, डेट लिख लीजिएगा, ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1949 को ग्रहण किया गया, ठीक है। इतने दिन ग्रहण कर दिया गया और 2 महीने के बाद लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 1949 में आपका नवंबर में आप लोग का ग्रहण हुआ और 1950 के 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर साथ ही साथ क्या याद रखिएगा कि संविधान समिति, मतलब यही देखिए प्रारूप समिति या मसौदा समिति भी लिखा हुआ रहता है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो गए भीमराव अम्बेडकर। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो इससे प्रश्न आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि तिनकठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो लगभग इस तरह के क्वेश्चंस भी करते चलिए जो मतलब कि छोटे प्रश्न है, 3 नंबर 2 नंबर में आएंगे। तो देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिक, है ना, गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया। याद रखिए कि गोरे ने क्या किया, बगान मालिकों के किसानों से अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन का 3/20वां हिस्सा में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। तो याद रखिए कि 3/20 हिस्सा मतलब समझे कि 20 हिस्सा में अगर बांट दिया आपका खेत को, 20 हिस्सा में अगर बांट दिया जाए ऐसे करके, तो 3 हिस्सा में आपको नील का खेती आपको करना ही करना है। ये अनिवार्य किया गया क्योंकि उससे सरकार को फायदा, मतलब कि गोरे को फायदा हो रहा था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। देखिए याद रखिएगा 3 कठिया मतलब 20 कठिया में 3 कठिया, याद इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं बताया 3 कठिया मतलब 3 कठिया, देखिए 20 में 3 कठिया आपको नील के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब किसान थे जब भी वो खेती करेंगे कि जमीन में, तो इतना आपको नील के लिए खेती करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3 कठिया पद्धति। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा कि कम्युनल अवार्ड क्या था। तो देखिए द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे हैं। जो भी सांप्रदायिक समस्या हो रही थी उस टाइम, उसको हल करने में वो असफल रहे, इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान करेगी। इसलिए कौन अब इसका समाधान करेगा, सरकार करेगा। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी घोषणा देख लीजिए कब किया गया, ये डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछले बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है, देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गया। देखिए ये जो आपका संधि हुआ, ठीक है, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच जो सेवर्स की संधि हुई, उससे तुर्की का जो सुल्तान था उसके सभी अधिकार खत्म हो गए और एक तरह से तुर्की राज्य छिन हो गया, ठीक है, छिन भिन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर मदद की। देखिए अंग्रेजों का मदद किसके खिलाफ कर रहे थे, तुर्की के खिलाफ। कौन से शर्त पर, देखिए कि भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे, कौन, अंग्रेज नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ दिए जाने वाले वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, ठीक है। सुने क्या बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाला वादा खिलाफी को, जो उन्होंने देखिए तुर्की के सुल्तान के साथ क्या किए थे, ब्रिटेन वादा खिलाफी किए थे, तो उसको वो कैसे देखते थे, भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किया। तो याद रखिएगा कि तुर्की के सुल्तान के वादा खिलाफी के अगेंस्ट जाकर भारतीय मुसलमान, है ना, अंग्रेज से जो साथ दे रहे थे, तो वो इसे क्या देख रहे थे कि वो तुर्की के सुल्तान के साथ क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश विश्वासघात कर रहे थे। इसी विश्वासघात को वो देखिए
खिलाफत आंदोलन यहाँ पे रूप ले लेता है। तो याद रखिए 10 प्रश्न मैंने आज फिर से आपको करवा दिए हैं। इस तरह से लगभग सभी सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे कराऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आप लोग को भी आगे जाकर अच्छा लगे। और जो भी आप लोग को PDF वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में वैसे जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर से कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ किसी नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।